नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल में पाठ 7 मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। तो आज के हमारे जो अध्ययन बिंदु रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं, एक बार आप देख लीजिए। हम पढ़ेंगे आज व्यवसाय क्या होते हैं, व्यवसायों का विकास कैसे हुआ है और व्यवसायों का वर्गीकरण क्या है। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। साथियों, आपको पता है कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। उनमें से कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। तो वे सभी क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इन पर वातावरण का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। यानी मनुष्य जिस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में रहता है, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में रहता है, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो चलिए इन सब बातों को हम नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं, वे सभी क्रियाकलाप जिनसे मानव को धन की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे जो लोग जंगलों में रहते हैं उनका मुख्य कार्य एकत्रीकरण। एकत्रीकरण से तात्पर्य यहाँ जंगलों से कंद मूल फल आदि, गोंद और बहुत सारे जो वन उत्पाद हैं उनको एकत्र करना होता है और एकत्र करके फिर उनको खुद भी उपयोग में लेते हैं और उनको बेचकर पैसा भी कमाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जंगलों की अधिकता होती है वहाँ के लोगों का जो व्यवसाय होता है वो एकत्रीकरण अधिक होता है। दूसरा हमारा, जैसे मान लीजिए घास क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं, यानी जहाँ घास के मैदान अधिक हैं, वहाँ के जो निवासी होंगे वो पशुचारण अधिक करते हैं। पशुचारण से है पशुओं को चराने से है। उपजाऊ मैदानों के जो निवासी होंगे वो कृषि कार्य अधिक करेंगे। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और अन्य जो सेवाएं हैं उनमें संलग्न होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव होता है। आप अपने आस परिवेश को देख लीजिए, आपके आसपास जिस प्रकार का वातावरण है वहाँ पर उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अधिक होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है व्यवसाय। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है यह है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? तो मनुष्य द्वारा अपने जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं ही व्यवसाय कहलाती हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वे सब व्यवसाय कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाँवों में अधिकांश लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं और शहरों के जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में रहते हैं, औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें संलग्न होते हैं। अब यदि हम बात करें कि मानव जीवन के प्रारंभिक काल से और वर्तमान समय तक व्यवसायों का जो स्वरूप है, उनका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, उनकी जो प्रकृति है वो कैसे बदल गई, तो इन सब का हम अध्ययन करने के लिए पूरा जो कालक्रम है उसको निम्नलिखित 4 भागों में बांटेंगे। निम्नलिखित कालों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो काल हैं ये किस प्रकार से व्यवसायों के विकास में सहायक बने हैं। साथियों, आपको पता है कि बहुत प्राचीन समय में या प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है इतना विकसित नहीं था और वह जंगलों में घुमक्कड़ जीवन जीता था। घुमक्कड़ जीवन से तात्पर्य क्या है कि उसका कोई स्थायी आवास नहीं होता था, वो घूमते फिरते हुए अपना जीवन यापन करता था तथा अस्थायी आवासों में जैसे तंबू बनाकर रहता था। अब उस समय में प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य के जो मुख्य व्यवसाय हैं वो क्या क्या थे, आइए देखते हैं। एक बार आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले संग्रहण।
यहाँ प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के जो मुख्य व्यवसाय थे या मुख्य जो आर्थिक क्रियाएं थी उनमें संग्रहण का मतलब होता है एकत्र करना। तो इसमें कंदमूल और फल आदि जो जंगल से प्राप्त करने वाली होने वाली जो चीज़ें हैं वो उनका संग्रहण किया जाता था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बिंदु है कि उस समय मनुष्य अपना जो जीवन यापन है उसके लिए शिकार करता था। और शिकार साथियों, अब आप प्रत्येक बिंदु को बस थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि ऐसा क्यों कैसे होता था। शिकार किसका करेगा? शिकार निश्चित रूप से है जानवरों का शिकार करेगा। और शिकार किस चीज़ से करेगा? शिकार करता था पत्थरों और लकड़ी के डंडों से, क्योंकि उस समय हथियार वगैरह नहीं थे। तो मनुष्य जो है वो शिकार जो करता था नुकीले पत्थरों से या फिर लकड़ी के डंडों से करता था। और शिकार में सहायता प्राप्त करने के लिए उस समय वहाँ पर कुत्ता होता था। तो वो जो जानवर है कुत्ता, ये मनुष्य का एक सहायक जानवर होता था जो शिकार में इसकी सहायता करता था। नेक्स्ट है पशुपालन। प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन भी लगभग शुरू हो गया था। मनुष्य जो है उपयोगी जानवरों को पालने लगा था और उनसे दूध, दही, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त होने लगा था। इससे अपना जीवन यापन करने लगा था। कृषि उस समय कैसी होती थी? कृषि के बारे में देख लीजिए। झूमिंग कृषि करने लगा था मनुष्य। प्रागैतिहासिक काल में ही झूमिंग कृषि करने लगा था, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जंगलों में रहता था, अस्थायी आवास होते थे। तो झूमिंग कृषि से तात्पर्य क्या है? आपको पता है कि स्थान विशेष पर 2 से 3 साल तक कृषि करने के बाद नए स्थान पर जाकर झाड़ियों को और पेड़ पौधे हैं उनको साफ करके जो कृषि की जाती है वो झूमिंग कृषि कहलाती है। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हमने लेसन 2 जो जनजाति वाला पार्ट था उसमें झूमिंग कृषि के बारे में पढ़ा था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि चिमाता प्रकार की जो कृषि है, चिमाता प्रकार की जो झूमिंग कृषि है, ये कौन सी जनजाति करती है। दूसरा आप कमेंट ये कर दीजिए कि जो पेंडा कृषि है, पेंडा कृषि ये कौन सी जनजाति करती है। तो साथियों आपको कुछ याद आया होगा कि जनजातियों वाले चैप्टर में हमने झूमिंग कृषि के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। तो झूमिंग कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, जिसमें स्थान बदल दिया जाता है कुछ ही समय में, यानी 2 या 3 साल में। चलिए उसके बाद क्या किया मनुष्य ने? झूमिंग कृषि करने लगा और उपयोगी पौधों के बीज बोकर उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। जो उपयोगी पौधे थे, खाद्यान्न जो थे, खाने योग्य जो पौधे थे, उनके बीज बोकर उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो सुरक्षा। अब अपने जो जानवर हैं या स्वयं की है या फसलों की है, वो सुरक्षा करने के लिए उसने फसलों व जानवरों, पालतू जानवरों की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए उसने क्या किया? जो पौधे होते हैं उनकी टहनियों, पत्तियों और जानवरों की जो खाल होती है उससे झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें मनुष्य करना सीख गया था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य के जो व्यवसाय हैं वो किस प्रकार के थे। मनुष्य पूरी तरीके से घुमक्कड़ जीवन जीने वाला था। उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं था। जंगलों में रहता था और जंगलों में ही वह हल्की फुल्की झूमिंग कृषि, पशुपालन और शिकार के माध्यम से अपना जो जीवन यापन है वो करता था। अब जैसे ही नवपाषाण आया, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। तो जब नवपाषाण काल आया तो उस समय पहिए का आविष्कार हो गया था। पहिए का आविष्कार होने से क्या बेनिफिट हुए? पहिए का आविष्कार होने से भारी जो वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान हो गया। और इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मनुष्य जो है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था और मिट्टी के बर्तन बनाकर भी वह अपना जीवन यापन करने लगा था। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाते थे। नवपाषाण काल के बाद प्राचीन काल आया और प्राचीन काल में मानव जो है स्थायी निवास करने लगा। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, व्यवसायों का किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब आप देख लीजिए कि प्राचीन काल जो है उसमें मनुष्य ने कृषि और पशुपालन की जो क्रियाएं हैं
वो करना शुरू कर दिया। अब कृषि कैसे की उसने, हल चलाकर और बैल की सहायता से उसने कृषि करना शुरू किया और कृषि में वो सिंचाई भी करने लगा। यानी अब वह स्थायी प्रकार से एक स्थान पर बस गया और खेतों में उसने खेती करना शुरू कर दिया। लोहे, तांबे और कांसे के जो बर्तन हैं वो बनाने लगा, हथियार और औजार भी बनाने लगा। तो इस काल में मनुष्य जो है, जैसे हमने अभी देखा, प्राग ऐतिहासिक काल में मिट्टी के बर्तन बनाता था, अब धीरे धीरे लोहे, तांबे और कांसे के बर्तन बनाने लगा। तो ये बर्तन थोड़े स्थायी होते थे, मजबूत होते थे और इन्हीं धातुओं से उसने हथियार बनाना भी प्रारंभ कर दिया। तो हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया, इससे उसका जो शिकार है वो थोड़ा और आसान हो गया। और नेक्स्ट हम यदि यहाँ पर बात करें तो इसी काल में, प्राचीन काल में ही उसने कुटीर उद्योग भी वो करने लगा। कुटीर उद्योग से तात्पर्य क्या है? कुटीर उद्योग होते हैं छोटे छोटे उद्योग जिनमें पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है और मशीनों की आवश्यकता भी न के बराबर होती है। तो इस प्रकार के कुटीर उद्योग उसने करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है, नगर नियोजन और भवन निर्माण। प्राचीन काल में मानव को नगर नियोजन का ज्ञान हो गया था, भवन निर्माण कला बहुत विकसित हो गई थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सिंधु नदी घाटी जो है उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यताएं हुई हैं वो प्राचीन काल में ही हुई हैं। ईसा से 250 वर्ष पहले, ईसा से लगभग 250 वर्ष पहले इन सभ्यताओं का विकास हुआ है और यहाँ पर नगर नियोजन और भवन निर्माण की उन्नत कलाएं देखने को मिली हैं। इसी प्रकार जो मिस्र है, मिस्र आप बता दीजिए कमेंट करके, मिस्र जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है? मिस्र के जो पिरामिड हैं वो भी भवन निर्माण के अद्भुत नमूने हैं। तो मनुष्य को प्राचीन काल में काफ़ी सारा जो व्यवसायों का विकास है वो धीरे धीरे होने लगा था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ साथियों? मध्यकाल सबसे पहले तो ये देख लें कि इसका जो समय है वो है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच। यानी अभी जैसे 2021 लगने वाला है कल से, तो इसी प्रकार 600 ईस्वी से और 1500 ईस्वी के बीच का जो समय था वो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में क्या हुआ? व्यवसायों में विविधता बढ़ी। विविधता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य अब अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने लगा। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। मध्यकाल में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ तो मनुष्य के जो व्यवसाय भी हैं वो बदलने लगे। व्यापार होने लगा, शिक्षा आदि का प्रसार होने लगा। व्यापार जो है साथियों वस्तुओं विनिमय के माध्यम से होने लगा था। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि गांवों से जो कच्चा माल होता है वो शहर में जाएगा और शहर से तैयार माल वापस गांव में आएगा, तो ये वस्तु विनिमय कहलाता है। और आपने गांवों में या अपने अड़ोस पड़ोस में भी वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते हुए देखा होगा। जैसे एक छोटा सा और सिंपल सा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मान लीजिए आपके पास गेहूं नहीं है और आपका जो पड़ोसी है उसके पास जौ नहीं है। आपके पास जौ है तो आप जौ उस पड़ोसी को दे दीजिए और गेहूं उससे ले लीजिए। या फिर आपने देखा होगा कि गांव में जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनको हम अनाज देते हैं, वो हमें सब्जी देते हैं। तो इस प्रकार एक वस्तु देते हैं, दूसरी वस्तु उसके बदले में अपन ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यापार होता है वस्तु विनिमय कहलाता है। और अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप दैनिक जीवन में आपका जो परिवार है, जैसे किसी के पास घी नहीं होता है तो आप उसको घी दे देते हैं। अब तो हम घी के बदले में पैसे ले लेते हैं, कई बार घी के बदले में अनाज भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। और मध्यकाल में जो भारत है साथियों, यहाँ पर कुटीर उद्योगों का इतना विकास हुआ था कि पूरे संसार का प्रतिनिधित्व इसने करना प्रारंभ कर दिया था। यानी भारत जो है विश्व में औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत हो गया था। इसकी जो कुटीर उद्योग हैं संसार भर में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक काल। अब आप देख रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद में प्राचीन काल, मध्यकाल, इन सब में मानव के जो व्यवसाय हैं वो किस प्रकार से बदल रहे हैं।
आधुनिक काल जो है 15वीं शताब्दी से और वर्तमान तक जारी है। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय तकनीकी विकास के कारण अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर। तो तकनीकी विकास का मतलब ये है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आपने देखा है कि जो कार्य पहले 100 आदमी करते थे, उस कार्य को अब 2 आदमी मशीनों के माध्यम से कर देते हैं। तो तकनीकी विकास हुआ है, उसकी वजह से व्यवसायों की प्रकृति बदली है। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर आई है। औद्योगिक क्रांति का मतलब यह है कि जो उद्योग धंधे हैं उनमें मशीनीकरण बढ़ा है। स्वचालित जो मशीनें हैं उनके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हुई है। और औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ है, जो शुभारंभ है, वो लगभग 18वीं सदी से माना जाता है और इसका जो प्रारंभ है वो यूरोप महाद्वीप से माना गया है। यानी सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो यूरोप महाद्वीप में आई है। अब आप देख लीजिए कि कुटीर उद्योगों के स्थान पर धीरे धीरे जो बड़े उद्योग हैं वो इनका स्थान लेने लगे हैं। मनुष्य जो हाथ से कार्य करता था, अब वो कार्य मशीनों से होने लगा है। इसी प्रकार आप कृषि में देखेंगे तो कृषि में यहाँ पर देखेंगे, कृषि में अब उन्नत बीज का प्रयोग होने लगा है। जैसे हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो था उसने वह झूमिंग कृषि करता था और झूमिंग कृषि में उसको कृषि का इतना ज्ञान नहीं था। वह जो उपयोगी पौधे होते थे उन्हीं को, उनके बीज बिखेर देता था जंगलों में और उनसे फिर कृषि करता था, जिसमें उत्पादन बहुत कम होता था। अब जो है कृषि उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा है, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है। कीटनाशकों से तात्पर्य क्या है कि फसल में विभिन्न प्रकार के जो कीट लग जाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका विनाश करने के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम दवा कहते हैं। जैसे दवा का जब छिड़काव करते हैं तो उससे इन कीटनाशकों का, ये जो कीटनाशक होते हैं मर जाते हैं और फसल को नुकसान कम पहुंच पाता है। स्वचालित यंत्रों का प्रयोग बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कृषि का जो यंत्रीकरण हुआ है उसके माध्यम से अब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति काफ़ी अधिक जो ज़मीन है उस पर खेती कर सकते हैं। जैसे अनाज निकलाना है, बिजाई है, जुताई है और सिंचाई है, वो सब अब स्वचालित जो यंत्र हैं उनके माध्यम से होने लगी है। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपने बहुत समय पहले देखा होगा कि सिंचाई के लिए इंजन हुआ करते थे और इंजन से पहले, बहुत समय पहले की यदि हम बात करें तो जो सिंचाई होती है वो लाव और चड़स से हुआ करती थी। यदि आपको याद है या आपने कभी इनके बारे में सुना है तो आप कमेंट कर दीजिए, यस लिख दीजिए। और साथियों, अब धीरे धीरे बिजली के जो मोटर हैं उनके माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होने लगी है, नहरों के माध्यम से सिंचाई होने लगी है। और बिजली के जो स्टार्टर हैं वो आजकल ऑटो आने लगे हैं। ऑटो से तात्पर्य आपको पता है कि वो जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही बिजली उसमें आएगी तो मोटर को अपना आप चला देता है। तो अब देख लीजिए कि मशीनों का जो विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, उसने हमारा जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको कितना सरल बना दिया है। जैसे हम बात करें, आपने जेसीबी देखा होगा। जेसीबी के माध्यम से कोई भी काम करना है तो पहले 10 व्यक्ति या फिर जैसे मान लीजिए 20 व्यक्ति दिन भर में जितना काम करेंगे, जेसीबी उसको 1 घंटे में कर देती है। तो आधुनिक समय में तकनीकी के विकास के साथ साथ मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनमें गतिशीलता बढ़ी है, समय की बचत होने लगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो खनन है, खनन क्या होता है? ज़मीन में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको खोदकर बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो खनन कहलाती है। तो खनिजों का जो खनन है वो वैज्ञानिक रीति से होने लगा है। बहुत गहराई में 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक की जो गहराई में खनिज पाए जाते हैं उनको मशीनों के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है, जिनको पहले जब इतनी उन्नत मशीनें नहीं हुई थी तो उस समय खनन करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हुआ करता था। आजकल जो खनिज है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी के साथ बहुत सारे खोज हुई हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं, जिससे मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं
वो अब प्रकृति पर जो आधारित क्रियाकलाप थे, जैसे कृषि है, खनन है, आखेट है, उनसे मनुष्य का पलायन हो रहा है और धीरे धीरे मनुष्य उद्योग धंधों की तरफ बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय है उनकी ओर अग्रसर होने लगा है। तो ये हमारे व्यवसायों का विकास क्रम था, व्यवसायों की जो बदलती हुई प्रकृति थी। आपने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य घुमक्कड़ जीवन जीता था और घुमक्कड़ जीवन जीते हुए अस्थायी आवासों में रहता था, झूमिंग कृषि करता था। खेती जो है वो झूमिंग प्रकार की हुआ करती थी। जैसे जैसे उसको समय बीतता गया, उसके जो व्यवसाय हैं उनमें बदलाव आता गया। उसके बाद उसने कुटीर उद्योग करना प्रारंभ किया, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करना शुरू किया। और हम देखें तो प्राचीन काल में नगर नियोजन, नगर निर्माण की कला भी उसने विकसित कर ली। और मध्यकाल में जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होने लगा। और आधुनिक काल में आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है कि जो प्राथमिक व्यवसाय हैं अब उनमें मनुष्य की जो संलग्नता है धीरे धीरे कम हो रही है और द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में मनुष्य की सहभागिता बढ़ रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और पंचम ये व्यवसाय क्या होते हैं? तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम यही देखेंगे कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम और प्राथमिक जो व्यवसाय हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन लोग इन व्यवसायों को करते हैं। ये सारा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, टेक्नोलॉजी का जो युग है उसका आनंद आप भी उठाइए। ये हम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये भी एक तकनीकी का ही परिणाम है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप घर में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और हम बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत समय पहले स्कूलों में जो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे उन पर चौक से लिखते थे, अब धीरे धीरे चौक के स्थान पर वाइट बोर्ड आ गए जिनमें मार्कर से लिखा जाता है। और साथियों, अब धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड आने लग गए हैं जिनमें अपन को न तो मार्कर की ज़रूरत है न वाइट बोर्ड की ज़रूरत है। यानी घर में आपने जो टीवी देखा है, बड़ा सा LCD LED जो देखा है, उसी तरीके के डिजिटल बोर्ड आने लगे हैं जिनमें हम पहले से ही ऑलरेडी PDF वगैरह अपलोड कर देते हैं और लिखने के लिए अंगुली का प्रयोग कर सकते हैं, यानी टच स्क्रीन होते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है और व्यवसायों की प्रकृति इस प्रकार से बदली है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, मैंने आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम संसार की मानचित्र यात्रा के नाम से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको मानचित्र देते हैं संसार के और महाद्वीपों के। उसमें आपको याद करने के लिए, लोकेशन याद करने के लिए कुछ बिंदु दिए जाते हैं। तो आप उन बिंदुओं को अपनी जो नोटबुक है उसमें उतारते रहिए और उनको अच्छे से याद रखते रहिए ताकि आपको ज्योग्राफी का जो ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त हो और स्थायी प्रकार से हो। और क्योंकि जो मैप है वो भी यहाँ पर 11 नंबर का इस बार आने वाला है, तो उसमें भी आपको 11/11 लेने हैं। और साथियों, हमारी जो टैग लाइन है उसको आप हमेशा याद रखना, अब की बार 90 पार। तो अब की बार आपको सभी को 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं। चलिए, अब एक बार आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपसे 2-3 छोटे-छोटे मानचित्र पर आधारित सवाल पूछ लेता हूं। आप कमेंट करके बताना कि हमारा जो फ्रांस जो है वो यूरोप के कौन सी दिशा में है, यूरोप महाद्वीप में फ्रांस कौन सी दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप कमेंट करके बता दीजिए। इसी प्रकार आप बता दीजिए कि इटली जो है कौन से महाद्वीप में है। इटली जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चारों में से आप बता दीजिए कि इटली जो है कौन से महाद्वीप में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आप बता दीजिए कि मिस्र जो है, मिस्र जहाँ के पिरामिड बहुत फेमस थे, मिस्र जो है ये कौन से महाद्वीप में है, मिस्र जो है कौन से महाद्वीप में है। आप कमेंट कर दीजिए बिना ऑप्शन बताइए, और आप चाहें तो ऑप्शन नोट कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इन 4 में से आप एक आंसर कमेंट कर दीजिए कि मिस्र कौन से महाद्वीप में है। और साथियों, आप ये भी बता दीजिए कि संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है
चलिए, आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को याद रख रहे हैं। आप अपनी जो तैयारी है वो इसी प्रकार से करते रहिए, पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से ही आप इस बार बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथियों, आपको 2021 जो नववर्ष कल से प्रारंभ होने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये 2021 में आप विशेष प्रकार के कीर्तिमान रचेंगे, एक विशेष रिकॉर्ड आप बनाएंगे, आपकी जो परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी होगी और आपका जो 2021 है बहुत ही सुखद समृद्ध होने वाला है। तो चलिए एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं। कल हमारा टेस्ट होने वाला है, तो आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। टेस्ट में हम पाठ नंबर 6 विश्व मानव अधिवास, इसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। परीक्षा में वहाँ से टेस्ट की जो प्रश्न हैं उनमें से निश्चित रूप से कोई प्रश्न आपको परीक्षा में भी मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए टेस्ट कितने बजे से होगा, क्या होगा, ये सब हम ग्रुप में सेंड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में पाठ नंबर 6 के सारे जो पार्ट हैं उनके भी लिंक दिए हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी हमारे जो पिछले पाठ हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए साल में नई जोश और नए उमंग के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।